नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला की पाठ नंबर 15 गिल्लू नामक पाठ का ये वीडियो लेकर के आए हैं। यह गिल्लू नामक पाठ का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा संस्मरण जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे, महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में जानेंगे और इस कहानी से संबंधित जो भी बातें होंगी सारी बातों को आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जिसमें उनका जन्म और उनकी मृत्यु और उनकी रचनाएं कहाँ कहाँ क्या क्या हैं वो सब चीजें हम लोग आज जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, कहाँ पे? फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो 1907 में उनका जन्म जहाँ पर हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे, विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण महिला थी। जो महादेवी वर्मा हैं, इनका जन्म फर्रुखाबाद जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और इनकी जन्म तारीख 1907 ईस्वी में, और इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण महिला थी। बचपन में ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। कौन? महादेवी वर्मा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। विवाह के पश्चात पुनः शिक्षा प्रारंभ की और MA की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या नियुक्त हुई। कौन? महादेवी वर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता इनको प्रदान की गई और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनको DLED की मानदेय उपाधि प्रदान की। चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी यमाकृति पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सी कृति पे? यमाकृति पे इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता सर्वत्र दिखाई देती है। पंडित अपेक्षित लोग इनके कृपा पात्र हैं। पालतू जीवों पर इनका विशेष प्रेम रहा है। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। और इनकी रचनाएं हम लोग देखते हैं, काव्य कृतियां इनकी रचनाएं। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रेशमी, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यमा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। निहार इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। निहार इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से ये महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने देखा। और महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों के साथ इनकी गिनती होती है। छायावादी कवित्री हैं, आधुनिक मीरा भी इन्हें कहा जाता है। छायावादी कवियों में कुछ विशेष नाम भी आते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा। इस प्रकार से कई कवि छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि छायावादी कवि इन्हें क्यों कहा गया। छायावादी कवि इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के दुखों को अपने शब्दों में क्या किया? लिखा। इसलिए इन्हें छायावादी
कवि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के हाव भाव को, उनके सुंदरता को, उनकी पीड़ा को उन्होंने शब्दों में पिरोया, शब्द के माध्यम से उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश किया। इसलिए इन कवियों को छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, और इसके बाद इस पाठ की जो कहानी है उसको देखेंगे। गिल्लू नामक पाठ है जिसका ये शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। पहला है संभवतः। संभवतः मीन्स होता है शायद। संभवतः माने शायद। उष्णता शब्द का अर्थ होता है गर्मी। उष्णता माने गर्मी। स्निग्ध चिकने। स्निग्ध माने होता है चिकने, साफ सुथरे। मरणासन जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के जो करीब पहुंच गया हो, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। उपचार इलाज होता है। विस्मित माने आश्चर्यचकित। उपरांत मीन्स होता है बाद में। अपवाद जिस पर सामान्य नियम लागू न होता हो, जिस पर सामान्य नियम न लागू हो उसके लिए कहते हैं ये चीजें तो अपवाद के रूप में आ जाती हैं। अस्वस्थ जिसका डर दूर कर दिया गया हो। अस्वस्थ माने जिसका डर दूर कर दिया गया, भरोसा पाया हुआ। निश्चेष्टा सा बिना किसी हरकत के बेहोशी की हालत समझ सकते हो। निश्चेष्टा का मतलब होता है बिना किसी हरकत के एकदम निष्क्रिय अवस्था में जो पड़ा हो उसे निश्चेष्टा कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी को थोड़ा से देखेंगे शार्ट में, इस कहानी का सार, फिर कहानी को हम स्टार्ट कर देंगे। कहानी के अंतर्गत क्या बताए हैं महादेवी वर्मा, वो पहले देख लेते हैं थोड़ा से कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की सशक्त कवित्री थी। उनका सामान्य विषय भी पाठक के हृदय में पर अमिट छाप छोड़ जाता है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसे लेखिका प्यार करती थी। प्रस्तुत पाठ एवं संस्मरण है जिसका लक्ष्य पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता जगाना एवं संरक्षण करना है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य पशु पक्षी और वातावरण के साथ मनुष्य को प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना को जगाने के लिए महादेवी वर्मा ने इस पाठ को लिखा है, इस कहानी को लिखा है, संस्मरण को लिखा है। इसकी कहानी हम थोड़ा से शार्ट में देख लेते हैं, फिर इसके एक एक लाइन पे चलते हैं। गिल्लू एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। महादेवी वर्मा एक दिन अपने कमरे में बैठी हैं, वहीं पर कहीं से शायद यह घोंसले से बाहर गिर गया और घोंसले से बाहर गिरने के बाद गमले से छिपकर बैठा, लेकिन किसी कौवे की निगाह इन पर पड़ी। जैसे कौवे ने देखा तुरंत वहां पर पहुंचकर इस गिलहरी के बच्चे को अपना भोजन बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। दो कौवे इसके शरीर पर लगातार घाव मार रहे थे। तब तक महादेवी वर्मा ने इन्हें देखा। देखने के बाद इनको उठा करके ले जाने की कोशिश किया तो कुछ लोगों ने कहा कौवे के घाव लग जाने के बाद यह गिलहरी का बच्चा बच नहीं सकता, इसलिए इसे अब इसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए। लेकिन महादेवी वर्मा से देखा न गया। उसको उठा करके अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में ले गई और उसके घाव पर मरहम लगाया और रुई की बत्ती बना करके उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश किया, लेकिन उसके मुंह में दूध टपकाया न जा सका। लेकिन कई घंटे के उपचार के बाद वह गिल्लू थोड़ा से वह देखना शुरू किया। अपनी चमकीली आंखों से महादेवी वर्मा के पैर की उंगलियों के पास जा करके बैठता है और अपनी चमकीली आंखों से इधर उधर देखने लगता है। ऐसे 2-3 दिन के बाद गिल्लू अस्वस्थ हो जाता है और महादेवी वर्मा के साथ वह रहने लगता है। धीरे धीरे वह 1 साल का हो जाता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। सारी क्रियाकलाप महादेवी वर्मा के साथ सीख जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा के पास इनके अलावा अन्य छोटे बड़े जीव जंतु और थे। वह उनके साथ में ही रहता। 1 साल के बाद जब प्रथम बसंत आता है, नीम चमेली की गंध जब महादेवी वर्मा के कमरे तक पहुंचती है तो और बाहर की गिलहरियां आती और खिड़की के पास बैठकर पता नहीं क्या चिक चिक की आवाज
करने लगती। ऐसा देख करके महादेवी वर्मा को लगा कि अब इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो जाली को तोड़कर, खिड़की की जाली को तोड़कर थोड़ा सी जगह बनाया जिससे गिल्लू बाहर जा सके। वहां गिल्लू उसी रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर वह गिलहरियों के बीच घूमता फिरता रहता और शाम होते समय फिर पुनः अपने कमरे के अंदर आ जाता और झूले में बैठ करके झूलने लगता। यही नित्य का क्रम चलता रहता। इसी बीच महादेवी वर्मा को दुर्घटना हो जाती है जिससे चोट लग जाती है। उन्हें कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। उस समय गिल्लू को खाने के लिए जो उनका प्रिय पदार्थ था, काजू और बिस्कुट, घर के लोगों ने उसके झूले में रखते थे, लेकिन वह काजू और बिस्कुट को बहुत कम खाता। जब महादेवी वर्मा ने अस्पताल से वापस लौट के आई, उन्होंने देखा इसके झूले में तमाम काजू और बिस्किट पड़े थे, तो उनको पता चल गया कि जैसे मनुष्य को किसी के सुख और दुख का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार से अन्य जीव जंतुओं को भी सुख और दुख का अनुभव होता है। हमारी अनुपस्थिति में, हमारे चोट लगने पर गिल्लू ने शायद भोजन कम किया था, इसलिए इसके झूले में ये सब बचे हुए हैं। यह देख करके महादेवी वर्मा बड़े आश्चर्य में पड़ती है, फिर उसका झूला साफ कर देती है और उनकी ऐसी स्थिति में उनके पास गिल्लू आकर बैठ जाता है और उनके बालों को अपने छोटे नन्हे नन्हे पंजों से इतने धीरे धीरे सहलाता है जैसे कोई सेविका इनकी सेवा कर रही हो। इसी तरह से उसका जीवन चलता रहा। गिलहरियों का जीवन काल सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। 2 वर्ष आते आते वह एक दिन सुबह से कुछ न खाया न तो बाहर गया। रात के समय अपने झूले में था। जैसे जैसे उसके शरीर के पंजे ठंडे होने लगे, वह झूले से उतर करके फिर महादेवी के पास आ जाता है और महादेवी के पास आकर के जब वह छोटा था, जिस अवस्था में महादेवी वर्मा के पैर की उंगलियां पकड़ता था, वैसी ही अवस्था में आकर के महादेवी वर्मा की पैर की उंगलियों के पास चिपक जाता है और उसके पांव ठंडे होने लगते हैं और महादेवी वर्मा को लगता है कि अब यह अपने दूसरे जीवन में जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह की प्रथम किरणों के साथ यह अपने दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने इस कहानी को लिखा है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी को एक एक लाइन देखते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवला जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुआवला जैसा खेल से तात्पर्य है जैसे किसी चीज को छू करके एक भागता है, उसी तरीके से कौवे अपनी चोंच से मार मार करके पीछे हट रहे थे। नजदीक जाकर के देखा। किसने नजदीक जाकर के देखा? महादेवी वर्मा ने नजदीक जाकर के देखा। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। संभवतः माने शायद घोंसले से गिर गया होगा या गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सुलभ माने साधारण, उसे आहार बनाना चाह रहे हैं, वह निश्चेष्टा सामान्य बेहोशी की हालत में बिना हाथ पैर हिलाए निश्चेष्टा सा गमले से चिपटा पड़ा था। गमले से चिपक करके पड़ा था। बेहोशी की हालत में गमले से चिपट करके पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। किसका मन नहीं माना? महादेवी वर्मा का। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन का मरहम किसको लगाया? गिल्लू को।
रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। महादेवी वर्मा ने क्या किया, रुई को एक बाती बनाया, जैसे दीपक जलाने के लिए बाती बनाई जाती है, ऐसी बाती बना करके दूध में डुबोया और डुबो करके उसके मुंह में डालने की कोशिश किया, लेकिन दूध की बूंदें उसके मुख में नहीं जा सकी। कई घंटों के उपचार के उपरांत माने बाद में, उपचार माने इलाज के उपरांत माने बाद में, इसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे इलाज करने के बाद इसके मुख में किसी तरह से एक बूंद पानी डाला जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा अस्वस्थ हो गया, 3 दिन बीतते बीतते पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया, जो जिसके पास कोई डर न रही और पूर्ण रूप से ठीक हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से, महादेवी वर्मा की उंगलियों को अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों, आंख उसकी कैसी थी, नीले रंग की, और जैसे कांच की मोती हो आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा के पांव की उंगलियों को पकड़ करके नीले रंग की कांच की मोतियों के समान आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास, मास माने महीना, 3-4 मास माने महीना, 3-4 महीने में उसके स्निग्ध माने चिकने, स्निग्ध माने चिकने साफ सुथरे रोए, झब्बेदार पूछें, झब्बेदार झालरदार पूछें और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्य में डालने लगी। विस्मित माने होता है आश्चर्य में डालना, चकित करना। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रख दिया और सब लोग गिल्लू कह करके उसे बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, हल्की माने जो वजन में कम हो, रुई बिछा करके उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। किसने लटका दिया? महादेवी वर्मा ने। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, उस डलिए को स्वयं हिला करके उसमें झूलता, अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। कहा कुछ डलिए में बैठ करके और अपनी चमकीली कांच की आंखों से, मोती के समान सुंदर चमकीली आंखों से पता नहीं क्या वह देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको चकित कर देता। उसका जो समझदारी और कार्यकलाप था, क्रियाकलाप था, सबको चकित कर देता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसमें इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। किसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला? गिल्लू ने, गिलहरी के बच्चे ने महादेवी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर मेरे पास पैर पर आता, पैर के पास आता और सर माने जल्दी से, सर से पर्दे पर चढ़ जाता। सर से माने जल्दी से जो दरवाजे का पर्दा होता उस पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। इसी क्रम में वो लगातार चालू रहता। जब महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए उठती तब क्या होता? कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद कर देती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कौन देखा करता? गिल्लू देखा करता। किसके कार्यकलाप? महादेवी वर्मा के। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो
वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में जो है उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब 1 साल का लगभग हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। और बाहर की जो गिलहरियां थी वह खिड़की के जाली के पास आकर के चिक चिक की आवाज में न जाने गिल्लू से वे लोग क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर गिल्लू को ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम अपने लोगों से क्या है, बाहर हैं, अलग हैं। ऐसा महादेवी वर्मा ने गिल्लू के ऊपर सर्च किया, ऐसा अनुभव किया। कह रहा गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर, माने महादेवी वर्मा को लगा गिल्लू जो कमरे के अंदर है उसे लगता है कि मैं अपने लोगों से अलग हूं, बाहर हूं। झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे आजाद करना आवश्यक है, इसे छोड़ देना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। जैसे ही गिल्लू बाहर गया तो सचमुच उसे एक मुक्त की सांस, आनंद की अनुभूति उसे हुई। इतने छोटे से जीव को घर में कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। माने इसे कुत्ते और बिल्लियों से बचाने के लिए जब महादेवी वर्मा बाहर जाती तो कमरा बंद ही रखना पड़ता। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। माने बाहर गया, लेकिन जैसे ही कॉलेज से लौटकर महादेवी वर्मा आई और अपना कमरा खोला तो तुरंत ही वो अंदर आ गया और पहले की तरह फिर आगे पीछे वो दौड़ने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। माने जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर चली जाती तो वो भी कमरे से बाहर निकल जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं, उस गिल्लू के अंदर हमें चौंकाने, हमें आश्चर्य में डालने की इच्छा पता नहीं कब उत्पन्न हो गई। उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में क्या करता, छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई, ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू उनमें अपवाद था, गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसका काजू जो था मुख्य खाद्य था।
उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा कर रहे हैं उसी समय उन्हें मोटर दुर्घटना से आहत माने घायल होकर के अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर बालों को इतने हौले हौले धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका माने सेविका के हटने के जैसा लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वार्था नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता माने गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात माने सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ सूर्योदय के समय स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया। कौन सो गया? वह गिलहरी का बच्चा, क्योंकि गिलहरियों की जीवन की अवधि जो है 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष का समय वह पूरा कर चुका था। तो इस कहानी के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा यह बताने की कोशिश किया है कि जीव जंतु प्रकृति से हर एक मनुष्य को प्रेम करना चाहिए। जीव जंतु प्रकृति से प्रेम करने पर जिस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे के सुख और दुख में सहायक होता है, ठीक इसी प्रकार से ये जीव जंतु भी हमारे सुख दुख में सहायक होते हैं और इनकी भावनाओं को समझने चाहिए और इनकी भावनाओं को समझ करके इनका पालन और पोषण करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस पाठ के पूरे वीडियो को आप लोग देखोगे, इससे आने वाले सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे और इस कहानी के माध्यम से आपको जो यह अन्य जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना आपके मन में अवश्य उठेगी। तो आइए इससे संबंधित जो 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, लेखिका गिल्लू को पकड़कर किसमें रख देती? लेखिका गिल्लू को पकड़ करके किसमें रख देती? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है डलिया में, दूसरा है लिफाफे में, तीसरा है घर में, चौथा है जाली में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा लिफाफे में। लेखिका गिल्लू को पकड़ करके लिफाफे में रख देती थी। दूसरा है प्रश्न, वसंत आने पर किसकी गंध लेखिका के कमरे में आने लगी? किसकी गंध लेखिका के कमरे में आने लगी? चंदन की, नीम चमेली की, फूलों की गंध और सोनजोई की। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ख नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, लेखिका गिल्लू को खाने के लिए क्या देती थी? तो पहला है बादाम, काजू या बिस्किट, चावल और चने।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ख राइट होगा, काजू और बिस्किट। तो इस प्रकार से आपने देखा महादेवी वर्मा ने इस पाठ के से संबंधित जो भी बातें आपको बताई थी उसको मैंने आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बता दिया है।